नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जो भारत के सबसे बड़े आभूषण रिटेल विक्रेताओं में से एक है। बीते एक साल में इस शेयर की कीमतों में 79% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये शेयर है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर। आइए नजर डालेंगे कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, किन किन सेक्शंस पर नजर डालने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, कंपनी का प्रेजेंस, फाइनेंशियल ओवरव्यू, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, की फैक्टर्स के बाद टारगेट प्राइस। तो ये सारे सेक्शंस आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो कहीं जाइएगा मत। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम नजर डालेंगे कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर दोस्तों। तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो सोने, जड़ी, उसके साथ साथ अन्य आभूषण उत्पादों की एक श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करती है दोस्तों। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है वित्त वर्ष 2022 के राजस्व के आधार पर भारत के सबसे बड़े आभूषण के रिटेल विक्रेताओं में से एक है। कंपनी की स्थापना वर्तमान अध्यक्ष एमडी और प्रमोटर श्री टीएस कल्याण रमन ने की थी दोस्तों। अगर देखें तो लगभग 29 साल से ज्यादा का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद 138 शोरूम है इनके इंडिया में, 31 शोरूम मिडल ईस्ट में है दोस्तों। माई कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स जो है वो 937 है और करंट रेवेन्यू जो है लास्ट 12 मंथ के वो 1,35,467 मिलियन रुपीज के है। 5 कंट्रीज में इनकी उपस्थिति है। 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया में इनकी उपस्थिति है। इसके साथ साथ इनके 13 प्रोक्योरमेंट सेंटर भी है दोस्तों। टोटल अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखें तो 9,644 की है और करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लास्ट 12 मंथ का वो 4,342 मिलियन रहा है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। कंपनी न केवल तीसरे पक्ष से तैयार सोना खरीदती है, बल्कि शारजा और ओमान में स्थित इनकी 4 इन हाउस निर्माण सुविधाएं भी है दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वेडिंग ज्वेलरी आती है जो मुहूर्त ब्रांड के अंडर बेची जाती है। एस्पिरेशनल ज्वेलरी जो मुद्रा या रंग है। स्टेपल रीजनल ज्वेलरी जो ऐश्वर्यम के ब्रांड के अंडर बेची जाती है और इसके साथ साथ स्टडेड ज्वेलरी जो नीमा, तेजस्वी, जिया, हेरा ये ब्रांड्स है कंपनी के, इसके अंडर ये बेची जाती है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो पूरे ज्वेलरी सेक्शन में कंपनी की अकेले की हिस्सेदारी लगभग 6% की है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो बहुत सारे मेजर ब्रांड कंपनी के साथ है, जैसे कि अगर साउथ इंडियन हेरिटेज की बात करें तो नीमा जो कीमती पत्थरों से जड़ा सोना है। इसके साथ साथ अवसर पर पहनने वाले वियर जो है ओकेजनल वियर या फिर जिसमें तेजस्वी रंग, अनोखी, प्राचीन और कीमती जड़ित आभूषण है। लाइट वियर भी है जिया अंट्रो के साथ जो डायमंड ज्वेलरी के सेक्शन में आते हैं। और इसके साथ साथ अन्य का जो अगर सेक्शन देखे तो इसमें ग्लो, हेरा, लय, अपूर्व, इसमें अच्छा या बिना तराशा हुआ हीरा और कीमती पत्थर कंपनी प्रोड्यूस करती है या फिर कंपनी के प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो मुद्रा है, ग्लो है, कैंडेरे है, हेरा है, लाया है, अपूर्वा, तेजस्वी, काफी सारे ब्रांड जो है वो कंपनी के ऑलरेडी पास है। इसके बाद अगर नजर डालें दोस्तों तो कंपनी के प्रेजेंस पर जरूर नजर डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में बहुत ज्यादा उपस्थिति है इसकी 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी उपस्थिति है। इसके साथ साथ अगर देखें तो अंतरराष्ट्रीय पदचिन्ह जो है कंपनी 5 मध्य पूर्व देशों में उपस्थिति है, मिडल ईस्ट में उपस्थिति है इसकी, जहां पर 31 शोरूम है कंपनी के पास और ये कंपनी के राजस्व में 14% का योगदान करते हैं दोस्तों। भारतीय जो ऑपरेशन है वहां से कंपनी को 86% का योगदान आता है। इसके बाद अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या ओवरऑल इसके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की बात करें तो जैसा कि हम बता चुके हैं दोस्तों 5 कंट्रीज और 21 यूनियन टेरिटरीज में है।
अब देखिए 19% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट हो रहा है। 3624 एम्प्लॉय जो है इंडिया में है। 82% जो है इनके शोरूम इंडिया में है इंक्लूडिंग कैंडिडे, और 18% जो है वो मिडल ईस्ट में है। इसके साथ साथ इसका जो पैन इंडिया प्रेजेंस देखे तो अकेली साउथ इंडिया में 56% का इनका इंडिया प्रेजेंस है, और नॉन साउथ इंडिया में 44% का इनका प्रेजेंस है। मेट्रो सिटीज का प्रेजेंस अगर देखें तो 37%, और नॉन मेट्रो सिटीज का इनका 63% का यहाँ पर प्रेजेंस है। तो काफी ज्यादा फैली हुई है, बैलेंस इनका प्रेजेंस यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों। 136 शोरूम है इंडिया में, 2 शोरूम कैंडेरे के हैं इंडिया में, और 31 नॉन इंडिया या फिर मिडल ईस्ट में इसके शोरूम्स है। 937 माय कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स अभी भी है कंपनी के पास। इसके बाद पैन इंडिया के अंतर्गत कंपनी के पास 5,38,000 स्क्वायर फीट की जो भूमि है उस पर कंपनी का अधिकार है। मिडल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट का कंपनी का शोरूम है या फिर उनके रिटेल स्पेस है दोस्तों। कैंडेरे एरिया अगर देखें तो 13,760 स्क्वायर फीट का कंपनी के पास कैंडेरे एरिया भी है, और इसके साथ साथ इनका टोटल जैसा कि मैंने पहले बताया 6% का इनका हिस्सेदारी है इसके टोटल आभूषणों के बिजनेस में। इसके साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर दोस्तों। अगर फाइनेंशियल नंबर पर देखें तो फाइनेंशियल नंबर हमें ये चीजें बताते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है फाइनेंशियली। और उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस का कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,831 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस जो है कंपनी के शेयर की 105 रुपए, और 52 वीक का हाई जो है 134 रुपए का है। 52 वीक का लो जो है वो 55 रुपए का है दोस्तों। स्टॉक का पी लगभग 25 के करीब, और इंडस्ट्री का पी जो है वो लगभग 32 के करीब है। तो इसके हिसाब से ये एक अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू है 32.2 रुपए। कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है दोस्तों, 0% का डिविडेंड यील्ड है। आरओई के आंकड़े मुझे इतने इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 9.36% का आरओसी है, और 7.51% का आरओई है। फेस वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की वो 10 रुपए की है। ईपीएस की बात करें तो 4 रुपए 23 पैसे, और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल का लगभग 92.3% रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 23% का सेल्स ग्रोथ रहा है। कंपनी अभी अभी मार्केट में दाखिल हुई है, तो इनके 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ है उसके आंकड़े अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 4,005 करोड़ रुपए का कंपनी पर कर्जा है। कंपनी की करंट एसेट है 7,526। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1.21 का है, जो काफी ज्यादा है दोस्तों। डेटर डेज फिर भी 4 दिन के बन रहे हैं। पिछले एक साल में जैसे मैंने बताया कि 75% से ज्यादा का इनका रिटर्न है। पियोट्रोस की स्कोर बन रहा है 9 का, जी फैक्टर का स्कोर बन रहा है 5 का, और ग्राहम नंबर बन रहा है यहाँ पर 55.3 का। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर Q3 की बात करें तो पिछले साल की सेम तिमाही में 34,354 मिलियन रुपीज का इनका सेल्स रहा था, जिसमें 13% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछली तिमाही में। और Q3 FY 2023 में ये 38,841 मिलियन रुपीज रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 5,516 मिलियन रुपीज से बढ़कर 6,227 मिलियन रुपीज हो गया है। इसमें भी 13% की बढ़ोतरी देखी गई है Q3 FY 22 वर्सेस Q3 FY 2023 में। इबिडा की बात करें तो 2,992 मिलियन रुपीज से 9% बढ़कर ये हो गया है 3,270 मिलियन रुपीज। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,345 मिलियन रुपीज से 10% बढ़कर हो गया है 1,484 मिलियन रुपीज Q3 FY 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ईयरली रिजल्ट्स पर जरूर नजर डालेंगे। अगर देखें तो FY 2020 में कंपनी को जो था रेवेन्यू 1,01,000 मिलियन रुपीज का इनको रेवेन्यू मिला था, जो FY 21 में काफी कम हो गया था 85,733 मिलियन रुपीज। इसके बाद 1,08,179 मिलियन रुपीज रहा था FY 2022 में। और पिछले 12 महीनों की बात करें तो इसमें लगभग 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और 1,35,467 करोड़ मिलियन रुपीज इसका रेवेन्यू रहा है पिछले 12 महीनों में। इसके साथ साथ EBITDA की बात करें तो 7,603 मिलियन रुपीज से बढ़कर पिछले साल 8,145 मिलियन रुपीज रहा है, और पिछले 12 महीनों में 10,758 मिलियन रुपीज इसका EBITDA रहा है। EBITDA मार्जिन में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 7.5 से बढ़कर ये हो गया है 7.9%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी काफी अच्छा उछाल देखा जा रहा है। अगर देखें तो 1.4% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन बढ़कर हो गया है 3.2%। FY 20 में जहां कंपनी का टोटल प्रॉफिट 1,423 मिलियन रुपीस था,
FY 2022 में ये 2240 मिलियन रुपीस हो गया था और पिछले 12 महीनों के आंकड़े अगर देखें तो 4342 मिलियन रुपीस कंपनी का प्रॉफिट रहा है। ROC और ROE के आंकड़े जैसे कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, मुझे इतने प्रभावित नहीं कर पाए हैं, लेकिन FY 2022 में ये 12.6% का इसका ROCE का आंकड़ा था और ROE था 7.5%, जो अभी तक पिछले 12 महीनों में 17.2 और 13.6% हो गया है। तो इसके जो Q4 FY 2023 की जो रिजल्ट्स है उसका हम वेट करते हैं दोस्तों, और उसके बाद ही पता चलेगा कि कंपनी कहाँ तक आगे पहुंची है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप पर जरूर नजर डालेंगे। सोने के उत्पाद की बिक्री कर कंपनी को 76% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जड़ी उत्पाद की बिक्री कर 22% का, और इसके बाद अन्य उत्पाद की बिक्री से कंपनी 2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग रखते हैं इसके प्रमोटर्स। 60.55% का स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है। इसके बाद लगभग 30% का स्टेक जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए दिसंबर तिमाही में और अभी इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, वरना ये 2 से 2.5% के करीब ही रह रहा था, 3% के करीब। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2.79% का इनका पिछली तिमाही में रहा था, जो अब 2.63% का स्टेक रह गया है। और पब्लिक की बात करें तो पिछली तिमाही में 7.84% और इस तिमाही में 7.17% शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है कंपनी का। आगे जरूर बढ़ेंगे दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद कंपनी के की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे। की फैक्टर्स वही होते हैं दोस्तों जो कंपनी के शेयर की फ्यूचर प्राइस डिसाइड करते हैं या फिर उनकी टारगेट प्राइस डिसाइड करते हैं दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स। लेकिन सब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में मैं लगातार आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प कर सकती है आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो के ओर और पॉजिटिव पॉइंट्स में पहला पॉइंट देखते हैं। तो कंपनी ने कर्जा घटाया है दोस्तों, पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का जो कर्जा है उसमें काफी कमी देखी गई है। इसके साथ साथ कंपनी को आने वाली तिमाही जो है, मार्च तिमाही जो है, वो काफी अच्छी जाने की उम्मीद है। जैसा कि जैसा कि हमने देखा कि दिसंबर या फिर जनवरी में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन मार्च तिमाही में कंपनी को जो है वो अच्छी तिमाही जाने की उम्मीद है। इसके साथ साथ निगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के 3.70 गुना पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा हायर लेवल पर है। इसके साथ साथ कंपनी का पिछले 3 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न ROE जो है वो सिर्फ 4.75% का है दोस्तों। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के बाकी की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों मार्जिन FY 2025 का। अगर देखें तो अपसेलिंग और गैर दक्षिण क्षेत्र से कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके हिस्से में वृद्धि हो रही है, और इसके माध्यम से ये कंपनी सकल मार्जिन में व्यवस्थित रूप से सुधार करना कंपनी का मेन उद्देश्य है, कंपनी का फोकस रहने वाला है। कंपनी का जो लक्ष्य है वो सकल मार्जिन में या फिर इसके मार्जिन में 2% की वृद्धि करना है और 10% के स्थिर EBITDA मार्जिन को बनाए रखना है, जो कंपनी इस पर भी फोकस कर रही है। इसके साथ साथ EBITDA मार्जिन ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ मिलकर कंपनी मार्जिन में वृद्धि करने का प्लान बना रही है। तो FY 2025 तक कंपनी अपने मार्जिन को बढ़ाने पर फोकस कर रही है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो भारत में जो विस्तार चल रहा है या फिर इंडिया में जो एक्सपेंशन चल रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा कि लगभग 44% का जो स्टेक है वो अकेले साउथ इंडिया से आता है। अदर देन साउथ इंडिया से कंपनी का सिर्फ 56% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी गैर दक्षिण बाजारों में अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनी शोरूम जो है वो मुख्य रूप से गैर दक्षिण बाजारों में ओपन कर रही है, नए नए शोरूम ओपन कर रही है, और इसके उद्घाटन भी चल रहे हैं बड़े पैमाने पर। कैपिटल लाइट फ्रेंचाइजी स्टोर रणनीति द्वारा कंपनी इन शोरूम्स को संचालित करने वाली है दोस्तों। इसके बाद मध्य पूर्व विस्तार की बात करें या फिर मिडल ईस्ट एक्सपेंशन जो कर रही है कंपनी, उसके बारे में अगर बात करें तो पिछली 4 तिमाही के लिए अच्छे व्यापार के दम पर कंपनी मिडल ईस्ट में कैलिब्रेटेड विस्तार करने का प्लान बना रही है। अंतरराष्ट्रीय विस्तार को बड़े पैमाने पर कैपिटल लाइट फ्रेंचाइजी स्टोर रणनीति के माध्यम से इसको फंडिंग किया जाएगा दोस्तों, उसको वित्त पोषित किया जाएगा, और कंपनी इस पर ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ अगला की फैक्टर अगर देखें दोस्तों तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है कंपनी का वो कैंडेरे
करे, उस पर भी कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है कम, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो ऑनलाइन बिजनेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, फिर वो किस चाहे रिटेल हो या फिर ज्वेलरी या आभूषण का हो, तो कंपनी अपने डेवलपमेंट के अगले चरण के लिए आक्रामक योजना कंपनी तैयार कर रही है। और Q3 FY 2023 के दौरान कंपनी ने जो है वो अपना पहला ऑफलाइन शोरूम ओपन कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, 1360 स्क्वायर फीट का कैंडेरे का कंपनी का एरिया है जो ऑफलाइन है। तो ये की फैक्टर्स है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो अब तक हमने कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। कंपनी के बिजनेस को देखते हुए और इसके जो एग्रेसिव प्लान है उनको देखते हुए कंपनी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्लान लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसा नज़र में आ रहा है दोस्तों। अगर इसका बिजनेस देखें तो इसकी सीधी टक्कर टाइटन जैसे मार्केट लीडर से है, और पीसी ज्वेलर्स या फिर अभी पीएनजी भी है जो ज्वेलरी के सेक्शन में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों से भी कंपनी की सीधी टक्कर होने वाली है दोस्तों। टारगेट प्राइस के बारे में बात करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने हाईलाइट करना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि कंपनी के शेयर की 52 वीक की हाई लेवल जो है वो 134 रुपए की है, और इस कीमत से ये आज की कीमत जो है वो लगभग 29% नीचे आ चुकी है। पिछले एक साल में 80% से ज्यादा रिटर्न देने के बाद इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखा जा सकता था, जो कि मेरे हिसाब से हो चुका है। इस शेयर को 100 की लेवल पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन 130 की लेवल पर कंपनी को इस शेयर को रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ रहा है दोस्तों। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो स्टॉक का पी जो है वो लगभग 25 के करीब है दोस्तों, और इंडस्ट्री पी जो है वो 32 के करीब है। तो ये ठीक ठाक प्राइस पर अवेलेबल है। ऐसे में अगर ये स्टॉक 100 के आसपास अगर जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको जमा करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एक निगेटिव पॉइंट जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, वो डेट टू इक्विटी रेशियो का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.21 का है, जो काफी ज्यादा है। हालांकि कर्जदार दिनों में लगातार कमी हो रही है, लेकिन कंपनी को डेट टू इक्विटी रेशियो को कम करने पर भी अपना फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद अगर अगला पॉइंट देखें तो कंपनी का ज्यादा बिजनेस जो है वो साउथ इंडिया रीजन से आता है। कंपनी बाकी क्षेत्र में अपने पाव फैलाने की कोशिश जरूर कर रही है। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है इस पर काफी कुछ निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में टाइटन का काफी ज्यादा होल्ड है, और अगर यहाँ पर कंपनी अगर उसको क्रैक करने में सफल होती है तो उनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ ओवरसीज की अगर बात करें तो ओवरसीज में भी कंपनी अच्छा बिजनेस बटोर रही है। मेनली मिडल ईस्ट सेक्शन जो है वहां पर कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, और उसकी सफलता पर भी हमें नजर रखनी होगी, जो इसके रिवेन्यू पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर ये शेयर जो है दोस्तों वो एक उभरता हुआ शेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहते हैं तो ये शेयर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इसमें 30 से 40% की बढ़ोतरी होने की हमें उम्मीद है दोस्तों, और ये 140 से 150 की लेवल छू सकता है। बस इसे 130 का जो रेजिस्टेंस है उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक बार पार करना होगा, तो 140 से 150 की लेवल तक ये जरूर छू सकती है दोस्तों। तो ये था कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।